तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो हम इसमें पढ़ेंगे जो किसान होता है वो अपनी फसल कैसे उगाता है, उसको क्या क्या प्रोसेस का पालन करना पड़ता है फसल उगाने के लिए। ठीक है, तो अपनी नोट्स कॉपी निकाल लो और बुक्स भी निकाल लो और मेरे साथ ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल उत्पादन और मैनेजमेंट का मतलब होता है रख रखाव, कि हमने फसल को हमने फसल तैयार कर ली, उत्पादन कर लिया, अब उसको हम रख रखाव कैसे करेंगे, तो वो सारा चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रॉप्स क्या होती है। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसल। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। मतलब कि समझो कि जब किसी एक ही जगह पर एक ही तरह के पौधे को उगाया जाता है, ठीक है, जब एक ही जगह पर, जब मान के कोई खेत है वहाँ पर एक ही तरह के पौधों को उगाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप्स बोलेंगे, फसल बोलेंगे। ठीक है, मान के चलो कोई एक खेत है, वहाँ पर हम सिर्फ गेहूँ के ही पौधे उगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो गेहूँ की फसल है। ठीक है, तो किसी एक जगह पर एक ही तरह के फसल को उगाना, उसको क्या बोलते हैं? हम क्रॉप्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? क्रॉप्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं हमारे: रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? देखो रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। जो रबी क्रॉप्स जो होती है ना, रबी फसल, उनको हम कब उगाते हैं? विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में उगाते हैं। कब से कब होता है? अक्टूबर टू मार्च। देखो अक्टूबर में नवंबर में इनको बोया जाता है और मार्च में फिर इसको काट लिया जाता है, तो इसलिए हम अक्टूबर टू मार्च लिखते हैं। विंटर सीजन हमें यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप, इसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं रबी क्रॉप्स में? गेहूं होता है, चना, मटर, सरसों, इंग्लिश में क्या है? वीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हमारी रबी क्रॉप्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? विच ग्रोन इन रेनी सीजन। जो बारिश के सीजन में जब फसल उगाते हैं उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। ध्यान रखना, जो भी डिफरेंस है उसको ध्यान से समझ लेना। जून से स्टार्ट हो जाती है बारिश, ठीक है, और जून जुलाई में इसको, जून में बो दिया जाता है और फिर अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। इसलिए जून से लेकर के अक्टूबर तक ये हमारा सीजन होता है खरीफ क्रॉप में। इसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके? राइस है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, कॉटन है, मेज़ है, शुगर कीन है। हिंदी में क्या है? धान, चावल या चना एक ही बात है। धान जो होता है उसमें से चावल निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना, धान या चावल एक ही बात है। मूंगफली, सोयाबीन, कॉटन, मेज़ को हिंदी में मक्का बोलते हैं, शुगर केन को गन्ना बोलते हैं। तो ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। इसके बाद है जायद क्रॉप्स। हमें जो हमारी बुक है, तुम्हारी बुक है ना, उसमें 2 ही तरह की फसल दे रखी है, लेकिन तीसरी फसल भी होती है, इसको पढ़ लेना। विच ग्रोन इन समर सीजन। ठीक है, रबी क्रॉप्स किस में उगाई जाती है? विंटर में। खरीफ क्रॉप किस में उगाई जाती है? रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में। और जायद क्रॉप्स कब उगाई जाती है? समर सीजन में। कब से कब तक? मार्च से लेकर जून तक। मार्च में इसको बो दिया जाता है और जून में इसको फिर काट लिया जाता है। तो कौन से होते हैं ये? वाटरमेलन, क्यूकम्बर, पंपकिन, बिटर गोर्ड। ठीक है, मतलब तरबूज, खीरा, पेठा, जो भी कुछ, करेला, मतलब कि ये जो होते हैं ना, तो देखो आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे खीरा और तरबूज, खरबूज ये सब मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारे जायद क्रॉप्स होते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे क्रॉप्स हैं, इनको ध्यान से समझ लो और नोट कर लो इसको कॉपी में। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखो, अब हमने फसल के बारे में पढ़ लिया। अब देखो हम ये पढ़ेंगे कि हम फसल को उगाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं हम। तो देखो हम फसल को प्रिपेयर करने के लिए हमें कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप्स से ही जो किसान होता है वो फसल को उगाता है। अगर अच्छी तरीके से सारे स्टेप्स को अगर हमने फॉलो नहीं किया फसल उगाने के लिए, तो फसल अच्छी से नहीं उगती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, हमें किसी भी फसल को तैयार करने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, सेकंड जो स्टेप होता है, ध्यान से समझना इसको, मैं आपको धीरे धीरे सारा समझाऊंगा, पहले इसको मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको हिंदी में बोलते हैं मिट्टी तैयार करना। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बुआई, मतलब कि बीज बोना।
बुआई का मतलब क्या करना, बीज बोना, मिट्टी तैयार करना। इसको जुताई, इसको हम जुताई ही बोलते हैं, जुताई करना। ठीक है, तो आप जुताई ही लिख लो सिर्फ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप जो होता है, जो किसान बुआई करने के बाद क्या करता है, वो थर्ड स्टेप करता है वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैन्योर का मतलब होता है खाद। ठीक है, खाद, और इसको बोलते हैं हम उर्वरक हिंदी में, मतलब खाद और उर्वरक डालना, खाद और उर्वरक डालना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, हमने इसके बाद होता है इरिगेशन। आप बुक खोल के भी देखते रहना, उसमें मिल जाएगा आपको इरिगेशन। इरिगेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सिंचाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो किसान करता है इरिगेशन के बाद क्या करता है, वो करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब कि खरपतवार, हिंदी में बोलते हैं वीड्स को, हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। मैं आपको ढंग से अच्छे तरीके से समझाऊंगा, अभी एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, इसके बाद क्या हमने इसके बाद करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, इसके बाद सेवंथ स्टेप जो है स्टोरेज। ठीक है, हार्वेस्टिंग में लिख सकते हो कटाई, इसको क्या लिखोगे, रख रखाव लिख लो, स्टोर करके रखना ठीक है। तो अब देखो, अब हम एक एक करके बताते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, मिट्टी तैयार करना मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले ध्यान से समझो, जब प्लेन होता है खेत, जब कोई फसल नहीं होती, तो किसान क्या करता है, सबसे पहले उस खेत में सबसे पहले जुताई करता है ट्रैक्टर से या किसी चीज़ से। उस खेत में जो मिट्टी होती है ना, प्लेन मिट्टी होती है जो सख्त हो चुकी होती है, उसको वो ढीला करता है, उसको खोद करके वो मिट्टी को ढीला करता है वो। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं। जो पहले के लोग जो करते थे वो प्लफिंग करते थे। ठीक है, प्लफिंग मतलब क्या होता है कि मिट्टी को लूज़ करना। ठीक है, मिट्टी को लूज़ करना, टर्निंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड प्लफिंग। ठीक है, आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा बुक में। मतलब कि मिट्टी को ढीला करना। ठीक है, किसकी मदद से, प्लॉफ की मदद से। पहले लोग क्या करते थे, हल की मदद से। लोग बैल के ऊपर हल को लगा देते थे और खेत में उसको छोड़ देते थे। तो वो क्या करता था, जो मिट्टी होती थी ना, जैसे मान के चलो कि कोई खेत है, ठीक है, ये ज़मीन है, कोई खेत, इसके ऊपर कोई मान के चलो हल है, तो वो हल क्या होता है, ज़मीन के अंदर घुस जाता था। ज़मीन के अंदर वो हल जो ज़मीन के अंदर घुस जाता था, वो क्या करता था, जब ये आगे जाता है, मिट्टी जो होती है नीचे से मिट्टी ऊपर आने लग जाती है। तो इससे जो ज़मीन होती है, ये आगे आगे जाता जाएगा, मिट्टी जो ऊपर नीचे से ऊपर आती जाएगी। तो ये जो ऊपर की जो लेयर होगी ना, वो थोड़ी ढीली हो जाएगी। ढीली होने से क्या होगा, इससे होगा क्या कि जो हम बीज डालेंगे ना इसके अंदर, वो बीज इसमें से आसानी से नीचे चले जाएगा। अब मान के चलो कोई ज़मीन बिल्कुल सख्त है, ठीक है, उस पर अगर हम किसान जब जा रहा है और वहाँ पे बीज डालना है उसको, तो क्या वो बीज आसानी से डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा। वो क्यों नहीं डाल पाएगा, कि ज़मीन बिल्कुल सख्त हो चुकी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़मीन में से उसको थोड़ा सा मिट्टी को ढीला करना पड़ेगा, भुरभुरा करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा मिट्टी को। तो उसको क्या करता है वो, कि हल को इसके अंदर धसा देता है और फिर वो बैल को रख देता है, और बैल आगे आगे जाता जाता है, मिट्टी आगे इसमें से वो आगे ढीली होती जाती है, निकलती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज़ किया जाता है। टर्निंग ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग। प्लफिंग करते हैं, किसकी मदद से करते हैं, प्लो, PLOUGH, प्लो से, और HOE, हो से। ये दो तरह के जो पहले लोग यूज़ करते थे, इसको बैलों के ऊपर लगा देते थे और फिर ये इसको मिट्टी को इसको लूज़ करते थे, जिसको हम प्लफिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, PLOUGHING, प्लफिंग।
ठीक है। लेकिन आज के लोग जो किसान होते हैं वो अब क्या यूज़ करते हैं, अब यूज़ करते हैं वो ट्रैक्टर जो होता है ना उसको यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर आपको दिख जाएगा आपको ऊपर इमेज में। कल्टीवेटर देखा होगा, जो खेतों में देखने का भी ट्रैक्टर लगे होते हैं, उसके पीछे जो होता है ना ऐसे 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 लगे होते हैं, ऐसे ये नुकीले होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये मिट्टी में धंस जाते हैं अंदर और ट्रैक्टर आगे जाता जाता है और मिट्टी को लूज़ करते जाता है। इससे क्या होगा, मिट्टी लूज़ हो जाएगी, तो इसमें से हम आसानी से इसके अंदर बीज को डाल पाएंगे। बीज को डालने से क्या होगा, अब देखो जब इसके अंदर कल्टीवेटर की मदद से जब मिट्टी को लूज़ किया जाएगा ना खेत को, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बैक्टीरिया आएंगे, इसके अंदर अर्थवॉर्म्स आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे, अर्थवॉर्म माइक्रोब्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे। ये क्या करते हैं, मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। ह्यूमस से क्या होता है, जो फसल होती है वो बहुत अच्छी उगती है। ठीक है, मिट्टी में अगर ह्यूमस होगा तो फसल बहुत अच्छी उगेगी। ठीक है, तो इसके अब देखो मिट्टी को हमने तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, सोइंग का। अब हमने बुआई का, अब हमें बीज डालना है। तो हमें बीज कैसे डालेंगे, देखो ऐसा नहीं होता कि किसान ने मिट्टी तैयार कर ली और फिर उसने बीज लेके आया मार्केट से और उसने बीज डाल दिए, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छी बीज डालने होते हैं। अब अच्छे बीज, देखो बीज जब लेकर के आएगा किसान, उसके अंदर कुछ ख़राब बीज भी होंगे, कुछ अच्छे बीज भी होंगे। तो वो ख़राब बीज की पहचान कैसे करेगा, जो बीज जिसमें अच्छे होंगे ना वो बीज नीचे पानी में डूब जाएंगे और जो बीज खराब होंगे वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा हमारा कि जो खराब बीज होंगे उसको ऊपर से निकाल के फेंक दो और जो अच्छे बीज हैं वो फिर उनको हम खेत में ले जा करके फिर डालते हैं। अब खेत में ऐसा नहीं कि हम खेत में गए बीज को लेकर के हमने डाल दिया कैसे भी करके, नहीं, उसका भी तरीका होता है डालने का। तो सबसे पहला तरीका क्या है खेत में बीज डालने का, वो है हमारा फर्स्ट, जो पहले के लोग यूज़ करते थे वो एक जो जैसे मैंने बताया था आपको कि जब जो हल होता है ना उसके साइड्स के पीछे लोग एक फनल होती है, फनल ऐसे, यहाँ पे देखो बना के दिखाता हूँ, ऐसे होती है, इसके अंदर बीज डालते जाते हैं और इसमें से बीज नीचे गिरते जाता है। ठीक है, तो पीछे उसके पीछे लगा देते हैं और वो फिर खेत जब जैसे वो हल आगे जाता जाता है और पीछे से बीज नीचे गिरते जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे होता ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, वेस्ट टाइम ही होता है और मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन अब लोग सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल भी एक तरह की मशीन होती है पीछे, वो उसके अंदर वो आगे जाते जाता है और उसके अंदर बीज उसके अंदर से गिरते जाते हैं उसके अंदर नीचे। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टाइम की बचत होती है। ठीक है, एक आदमी जल्दी से कर सकता है इसको। और पहले जब इसका ऐसा यूज़ करते थे फनल के अंदर उसको डाल करके तब तो उसमें टाइम लगता था। ठीक है, अब लेकिन सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, याद रखना। अब किसका यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। देखो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन्योर का मतलब खाद और फर्टिलाइज़र का मतलब उर्वरक। मतलब तो मैन्योर कैसे बनता है, मैन्योर बनता है जो पेड़ पौधों, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, ठीक है, और जो वेस्ट होता है, गोबर होता है गाय का, भैंस का, इसको ज़मीन के अंदर हम दबा देते हैं तो वो क्या कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो खाद का रूप ले लेता है। ठीक है, वो मैन्योर बन जाता है वो डिकम्पोज हो जाने के बाद। तो उसको हम क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, जो कि पेड़ पौधों के लिए तो बहुत अच्छा होता है फसल उगाने के लिए। ठीक है, और जो उर्वरक होता है, जो फर्टिलाइज़र होता है, उसको हम कंपनियों में बनाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी पोषक तत्व होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं उसके अंदर भी, जो पेड़ पौधों को चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे खेत के अंदर तो पेड़ पौधे अच्छे से नहीं उगेंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को भी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर उनको आप नहीं दोगे अच्छी चीज़ें खाने के लिए, पौष्टिक आहार, उनके लिए तो पौष्टिक आहार की तरह है, अगर नहीं दोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, अच्छी से फसल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छी फसल अगर चाहते हो तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ेगा। देखो डिफरेंस बता देता हूँ आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है उसको क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इंसानों के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट में अगर मैन्योर में देखें तो मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर को हम कैसे बनाते हैं, नेचुरल उगाए, प्राकृतिक रूप से अपशिष्ट जो हमारे जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनके द्वारा डिकम्पोज करके फिर उससे बनाया जाता है मैन्योर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, हम कि इसमें जो मैन्योर होता है वो मिट्टी को ह्यूमस
प्रदान करता है, ह्यूमस देता है। मैंने बताया था ना, ह्यूमस से क्या होता है कि जो मिट्टी की जो फसल उगाने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। मैन्योर क्या करता है, ह्यूमस देता है मिट्टी को, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है वो ह्यूमस नहीं देता। ठीक है, और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल मैंने बता दिए मैन्योर के क्या क्या हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं मैन्योर को। और फर्टिलाइज़र में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइज़र में कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ध्यान रखना इन सबको, पोटास, ये पूछा जा सकता है। और NPK, N से क्या है नाइट्रोजन, P से है हमारा फॉस्फोरस, और हमारा K से है पोटेशियम। इसको याद रखना, ठीक है। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो हैं ये फर्टिलाइज़र के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं ये, फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो ये मिट्टी को, ये पोषक तत्व है एक तरह से मिट्टी के लिए, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन कौन, अगर हम बात करें मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से कैसे आता है, मान के चलो हवा में भी तो नाइट्रोजन है, तो वो हवा की जो नाइट्रोजन होती है वो मिट्टी को कौन प्रदान करता है, वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, राइजोबियम। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो किस बैक्टीरिया की मदद से मिट्टी को प्रदान किया जाता है, तो वो होता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ना, इसकी मदद से नाइट्रोजन मिट्टी को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन जो गैस होती है मिट्टी में, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इरिगेशन। हमने पहला स्टेप क्या था, हमने मिट्टी तैयार की, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड स्टेप क्या किया, सोइंग, मिट्टी को हमने बीज को बोया। थर्ड स्टेप क्या किया, हमने बोने के बाद हमने क्या डाला उसके अंदर, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया, फोर्थ पॉइंट में हम क्या करें, इरिगेशन, मतलब सिंचाई। इरिगेशन का मतलब होता है कि समय समय पर खेतों के अंदर पानी को डालते रहना, सिंचाई कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि अगर आप खेतों में हम पानी डालते हैं, बहुत सारे पानी डालने के सिस्टम होते हैं, तो हम खेतों में अगर पानी डालते रहेंगे समय समय पर, उसको बोलते हैं हम सिंचाई। कई तरीके होते हैं। ठीक है, जो पहले का यूज़ करते थे तो किसका यूज़ करते थे, रहट का, चेन पम्प का, ढेकली का और मोट का, लोग पहले इसका यूज़ करते थे। इससे क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, अब इसका यूज़ नहीं करते ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं ड्रिप सिस्टम का और स्प्रिंकलर सिस्टम का। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि एक फव्वारा जैसा होता है, ठीक है, फव्वारा जैसा होता है, लगा ज़मीन में होता है, और वो घूमता रहता है और उसमें से पानी निकलता रहता है उसमें से। ठीक है, खेत के अंदर लगा होता है वो, तो उसके अंदर इससे होता क्या है कि इससे थोड़ा बहुत पानी का, अगर इससे पानी किसी में कम जाएगा, किसी में ज़्यादा जाता है, इससे पानी किसी में कम जाएगा, किसी में ज़्यादा जाएगा। कौन सा सिस्टम है ये, स्प्रिंकलर सिस्टम है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, तो ये घूमता रहता है और उसके अंदर जो फव्वारा जैसे पानी निकलता रहता है। इससे अच्छा जो तरीका है जो अब लोग यूज़ करते हैं वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा उसमें इमेज में। ड्रिप सिस्टम बहुत ही अच्छा तरीका है इरिगेशन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरिगेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो क्या बताओगे, हमारा ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में जो पानी होता है ना, वो हर एक पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके जाता है। वो पानी की जड़ें होती है ना, हर एक जो पौधा होता है खेत में ऐसे मान के चलो, हर एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, तो हर एक पौधे के जड़ तक पानी बूंद बूंद करके जाएगा। इससे पानी वेस्ट नहीं होता, इससे पानी थोड़ा बहुत वेस्ट हो भी जाता है, लेकिन जो ड्रिप सिस्टम होता है उससे हमारा पानी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, ड्रॉप करके पानी जाता है इसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से पानी वेस्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छा तरीका जो हमारा इरिगेशन का है, सिंचाई का है, वो क्या है, हमारा ड्रिप सिस्टम। सिंचाई मैंने बता दिया आपको क्या होता है कि खेतों में पानी को डालने को क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। इसके बाद हम सिंचाई भी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने देखो खेत में फसल उगाई, लेकिन फसल उगाने पे हम ये देखना, जो किसान होते हैं ना फसल उगाते हैं, तो वो
आप ये देखोगे कि उसके अंदर फसल के साथ साथ कुछ और भी उग जाता है अपने आप ही। फसल मान के चलो किसी ने वो यहाँ पे फसल उग रही है, ठीक है, तो उसके साइड में ना अपने आप ही कोई छोटे छोटे फसल, अपने आप ही कोई घास फूस अपने आप ही उग जाता है उनके साइड में। तो इनको हटाना होता है, इनको क्या करना पड़ता है, हटाना होता है। क्यों हटाना होता है? अगर क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें अगर मान के चलो कोई गेहूँ की फसल उगा रहा है, तो गेहूँ की फसल उगाते साथ साथ साइड में कुछ और भी घास फूस उग जाते हैं, तो उनको हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम जो भी मान के चलो हम जो न्यूट्रिशन हम जो दे रहे हैं इस पौधे को, पानी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मैन्योर फर्टिलाइज़र जो भी डाल रहे हैं हम, इससे क्या होता है कि इसको तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी चुरा लेते हैं, ये है ना, एक तरह से चोर कह सकते हो, ये इनको अपने आप ही आ जाते हैं ये, और ये चुरा लेते हैं इनके पोषक तत्व, न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं, और इससे क्या होता है फिर फसल अच्छी से नहीं उग पाती। तो इसलिए इनको हटाना पड़ता है, इनको रिमूव करना पड़ता है। तो हमें इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, मतलब कि वीड मतलब खरपतवार, इन्हीं को बोलते हैं वीड, इन्हीं को ही बोलते हैं वीड्स, समझ गया ना। जो वीड्स की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो कि अनडिज़ायरेबल, आपके डेफिनेशन में लिखा होगा कि जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं वो अपने आप ही नेचुरली उग जाते हैं, जो इनको हम नहीं चाहते फिर भी वो उग जाते हैं वो, तो उनको हटाना होता है, रिमूव करना होता है, उसी को बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ वीड्स या प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, ठीक है। तो इसको हम हटाते कैसे हैं? कुछ लोग देखो इसको अपने हाथों से उखाड़ के हटाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाथ से उखाड़ के हटाएंगे हर एक पौधे के पास जा करके, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, टाइम वेस्ट। तो टाइम वेस्ट को बचाने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, अब यूज़ करते हैं वीडीसाइड का। वीडीसाइड क्या है, देखो वीडीसाइड का यूज़ करते हैं, वीडीसाइड 2,4-D, वीडीसाइड का नाम याद रखना 2,4-D। ये जो 2,4-D एक तरह का केमिकल होता है, एक तरह का, इसको पानी के अंदर हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और पानी के अंदर मिक्स करने के बाद जो देखना किसान अपने पीठ पर बैग जैसा एक होता है उसके अंदर कंटेनर, उसके अंदर वो मिक्स करके और फिर वो ऐसे छिड़काव करता है वो सभी पौधों के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जो उगे हुए होते हैं ना, जो खरपतवार या कह सकते हो वीड्स, वो अपने आप ही वो ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप ही मर जाते हैं वो, ठीक है। किसकी मदद से? 2,4-D। ये क्या है, एक तरह का वीडीसाइड है। वीडीसाइड क्या करता है कि जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, इनको नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके बाद अब देखो कि हमने इसको भी ख़त्म कर दिया। अब हमारा काम क्या है, हार्वेस्टिंग का। अब हमारा कटाई का काम आया है। हमने पहले क्या किया था, देखो दोबारा से शुरू, हमने पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, ठीक है। सॉइल को हमने प्रिपेयर किया हमने प्लफ की मदद से, ठीक है, कल्टीवेटर की मदद से। उसके बाद हमने क्या किया, सोइंग, हमने बुआई करी, बीज डाला हमने अच्छे बीजों को। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन के लिए, पौधों के लिए, ताकि अच्छी फसल उगे, हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाला, ठीक, कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इरिगेशन किया, हमने पानी दिया हमने पौधों को, ठीक है। उसके बाद हमने पौधे फिर बड़े होने लगे धीरे धीरे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर से प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब वीड्स, इनको वीड्स बोलते हैं, वीड्स से हमने प्रोटेक्ट किया। हमने कैसे किया, कौन से क्या डाला हमने उसमें, 2,4-D नाम का वीडीसाइड डाला, तो उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा अब फसल मान के चलो तैयार हो चुकी है पूरी, सारा हमने काम कर लिया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कटाई का। अब कटाई कैसे करेंगे, कटाई भी देखो तरीके से होती है। कटाई पहले लोग किससे यूज़ करते थे, सिकल का यूज़ करते थे, ठीक है, उसको लेकर के और पकड़ करके उसको काट देते ऐसे ऐसे करके। तो इससे क्या होता था कि टाइम वेस्ट होता था ज़्यादा और हार्ड वर्क लगता था। तो टाइम वेस्ट और हार्ड वर्क को बचाने के लिए अब जो यूज़ करते हैं लोग, मॉडर्न यूज़ क्या करते हैं, अब यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए कि थ्रेशर के यूज़ करते हैं। देखो जब फसल उग जाती है तो इसकी जो कटाई होती है, कटाई करते हैं ना, एक ऐसा जो इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सिकल बोलते हैं। तो इसको काटने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं काटने को हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और काटने के बाद हमें उसके अंदर से जो बीज होंगे, जो दाने होंगे, उसको अलग करना पड़ेगा। मान के चलो कोई गेहूं की फसल हमने काट ली, अब उसके अंदर से जो दाने होंगे उसको भी तो अलग करोगे ना। तो उसको अलग कैसे करोगे, अलग करने के लिए एक तरह की मशीन होती है, क्या बोलते हैं हम, थ्रेशर बोलते हैं, थ्रेशर, ठीक है। मशीन के अंदर हम डाल देंगे उसको,
तो जो छोटे किसान होते हैं वो उसके अंदर डाल देते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर उसके अंदर से जो दाने होते हैं वो उसमें से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो थ्रेशर का यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है थ्रेशर का, कि जो पौधों में से दाने अलग करने के लिए, क्रॉप्स में से दाने को अलग करने के लिए, अनाज को अलग करने के लिए थ्रेशर का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक और शब्द आएगा विनोइंग। विनोइंग, इन सबको ध्यान से समझो। विनोइंग का मतलब भी यही है, सेम मतलब है इसका भी। इसका भी मतलब ये है कि भूसे में से दानों को अलग करना, इसको भी विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि अब लोग क्या यूज़ करते हैं। ये तो पहले का यूज़ करते थे, छोटे किसान होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, थोड़े पैसे वाले होते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं, वो कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कंबाइन मशीन। तो कंबाइन मशीन क्या करती है, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर किसको बोलते हैं, जब कटाई करते हैं, हार्वेस्टर का भी काम करती है, हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है। मतलब वो काटती भी जाती है फसल को साथ साथ, और साथ साथ उसमें से उसको अलग भी करती जाती है, थ्रेशिंग भी करती जाती है, फसल में से दानों को अलग भी करती जाती है। ठीक है, तो दोनों का काम करती है कौन, कंबाइन मशीन, कंबाइन मशीन। ठीक है, इसको ध्यान रखो। तो कंबाइन मशीन समझ में आ गया क्या है, जो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम करती है, तो कंबाइन मशीन बोलते हैं। फसल कटती भी जाती है, साथ साथ उसमें से बीज भी, उसमें से जो दाने होते हैं, अनाज होता है वो भी निकलता जाता है। इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। ठीक है, बस ये कि थोड़ा मनी कॉस्टली होता है, पैसे चाहिए होते हैं इसको खरीदने के लिए। ठीक है, अब हमने कटाई भी कर लिया, अब क्या करना है हमें। अब कटाई के बाद भी तो एक प्रोसेस बच रहा है हमारा। अब क्या काट के फसल को ऐसे ही छोड़ दोगे, नहीं ना, उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो किसान क्या करते हैं, बोरियों में भर करके उसको बड़े बड़े गोदामों में पहुंचा देते हैं, आगे सरकार को दे देते हैं। सरकार क्या करती है, अपने पास जो गोदाम होते हैं उसके पास बड़े बड़े, उसको अपने पास रखती है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा इमेज में। तो इमेज में देख लो कि उसमें जो गोदाम सा होता है ना बड़ा बड़ा, उसको सिलोस बोलते हैं, जिस पे रखते हैं हम अनाज को स्टोर करके, उसको क्या बोलते हैं, सिलोस या ग्रेनरीज बोलते हैं, सिलोस या ग्रेनरीज। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, सिलोस, सिलोस याद रखना, जहाँ पर अनाज को रखा जाता है स्टोर करके। ठीक है, बोरियों में भर करके वहाँ पर रखा जाता है। तो ये इससे क्या होता है कि रखने से वहाँ पर प्रोटेक्शन होती है, किससे, चूहों से, कीड़े मकोड़े से वहाँ पर वहाँ नहीं पहुँच पाते। ठीक है, लेकिन अगर किसान अपने पास रखेंगे तो वहाँ पर ख़राब हो जाएगा, कभी बारिश आ जाएगी, कभी चूहे आ जाएंगे, कभी कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। लेकिन जो सिलोस होता है वो वहाँ पर अच्छी तरीके से रखा जाता है, वो ये सब नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से किसान क्या करता है, सॉइल प्रिपेयर करते 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 सॉइल प्रिपेयर कर रहा है, फिर सोइंग किया, फिर एडिंग मैन्योर फर्टिलाइज़र उसने ऐड किया, फिर इरिगेशन करता है, उसके बाद फिर उसने रिमूवल ऑफ वीड्स किया ना, वीड्स को रिमूव किया, उसके बाद क्या किया उसने, हार्वेस्टिंग किया, उसके बाद क्या किया, स्टोर कर दिया लास्ट में, उसके बाद ख़त्म। तो ये जो प्रोसेस जो है हमारा, ये प्रोसेस यूज़ करते हैं किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए। तो इन सब को आप ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि क्या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक में, मैं आपको बता देता हूं। इसको ध्यान से आप समझ लेना। ठीक है, समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, और जो कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना एक बार। तो इसके बाद क्वेश्चन ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बार बार अगर क्वेश्चन ये हमारा बुक में कि अगर किसी खेत पे बार बार किसी फसल को उगाया जाए तो क्या होता है। अगर मान के चलो हम लगातार ही फसल उगाते जा रहे हैं किसी भी खेत के अंदर, लगातार एक के बाद एक के बाद एक, लगातार रुक नहीं रहे, बीच में कोई गैप नहीं कर रहे, इससे क्या होगा, जो खेत की जो उपजाने की जो शक्ति होगी ना, फसल उपजाने की, वो कम हो जाती है, पोषक, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, फिर उसके अंदर ह्यूमस की कमी हो जाती है, इसके कारण फसल अच्छी से नहीं हो पाती। इसलिए किसान को क्या करना चाहिए, कुछ 1-1.5 महीने का गैप रखना चाहिए। ठीक है, फसल के बीच में। ठीक है, लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए। समझ में आया? तो ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर मान के चलो खेत में फसल, देखा होगा आपने, खेत में फसल उग जाने के बाद सारी फसल काट लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा जो ऊपर का जो घास फूस रहता है ना, वो खेत में खेत में ऐसे ही रहता है, उसका कोई काम नहीं होता। ये जड़ें होती हैं जो, किसान क्या करते हैं, इसको जला देते हैं, इसको पराली भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग। जलाने से क्या होगा,
जल जाएगा सारा, खेत में जैसे रहते हैं जड़ें होती हैं सूखी हुई, इससे क्या होगा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होगा, पराली को नहीं जलाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये भी आपके बुक में होगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद और क्या क्वेश्चन इसमें आपके बुक में है कि अगर हम किसी जो हमारा रबी क्रॉप्स है, जो हमारा गेहूं है, उसको हम विंटर सीजन रेनी सीजन में क्यों नहीं उगाते, बारिश के मौसम में। ये भी क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में कि जो हमारा जो रबी क्रॉप्स है वो किस में उगाया जाता है, वो हमारा विंटर सीजन में उगाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हम उसको सर्दियों में क्यों नहीं उगाते, सर्दियों में नहीं, हम उसको बारिश के मौसम में क्यों नहीं उगाते। तो बारिश के मौसम में हम गेहूं को इसलिए नहीं उगाते क्योंकि अगर हम गेहूं को चाहिए विंटर सीजन, ठीक है, पानी नहीं चाहिए उसे ज़्यादा। अब हम उसे सर्दी के मौसम में उगाएंगे तो क्या पानी से क्या होगा, पूरी फसल डूब जाएगी। उसको पानी चाहिए ही नहीं ज़्यादा, तो फसल क्या होगा, पानी से ख़राब हो जाएगी पूरी फसल। इसलिए फसल को क्या करते हैं, जो गेहूं की जो फसल है रबी क्रॉप्स, उसको हम बारिश के मौसम में नहीं उगाते। एक और बात, जो राइस होती है ना, जो हमारे, इसको धान भी बोलते हैं हम, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। ये हमेशा पानी में ही डूबा रहता है, ध्यान रखना। कभी भी देखना आप, चावल की जो धान की खेती होती है ना, हमेशा इसकी फसल पानी में डूबी रहती है, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत होती है। तो कब उगाया जाता है, ये रेनी सीजन में उगाया जाता है, बारिश के मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप कि राइस जो होता है वो कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में, और विंटर सीजन में उगाया जाता है गेहूँ, मेन 2 क्रॉप्स थे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से लेसन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। समझ में आया तो समझ लो, कॉपी में लिख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू।